न इमरान न शहबाज, पाकिस्तान की आवाम करे मोदी की मांग। कंगाल पाकिस्तान को न तो चीन से मदद मिल रही है और न ही अमेरिका और IMF का दिल पसीज रहा है। ऐसे में वहां की आवाम परेशान है और उनकी जुबान पर PM नरेंद्र मोदी जैसे लीडर का नाम। तो सवाल है, कैसे बचेगी कंगाल पाकिस्तान की लाज। नमस्कार, आज इसी मुद्दे से करेंगे स्वदेश आर की शुरुआत। मैं हूं प्रशांत पांडे। पाकिस्तान की आवाम के नाम पर PM मोदी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी जैसा डायनेमिक लीडर ही उन्हें बर्बादी से बचा सकता है। आज वो बंटवारे को कोस रहे हैं क्योंकि महंगाई ने उनका बुरा हाल कर दिया है। हालांकि वहां की सरकार की जुबान पर तो भारत विरोधी राग चढ़ा ही रहता है, लेकिन कंगाली की मार के आगे आखिर करे तो करे क्या। IMF के आगे कटोरा फैलाया लेकिन लोन की भीख नहीं मिली। ऐसे में शहबाज शरीफ ने अब अपने मंत्रियों पर कटौती का चाबुक चलाया है। मंत्रियों के वेतन भत्ते और सरकारी खर्चे पर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जब महज $3 अरब का फॉरेन रिजर्व बचा हो तो पेट्रोल कहां से आएगा, खाने पीने की चीजें बाहर से कैसे आएंगी। आज इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले देखते हैं अपने संवाददाता श्रृंजॉय चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, पहले बात है, पाकिस्तान बैंकरप्सी के तरफ जा रहा है। इसका एक ही कारण है, पाकिस्तान एट दिस पॉइंट जितने अमीरों हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लेते, जितने गरीब हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। इससे जो हुआ है, ये बहुत ही इनइक्वालिटी हो गया पाकिस्तान में, इकोनॉमी चल नहीं रहा है। इसीलिए IMF में जाने पड़ रहा है और इसके पहले भी बहुत बार IMF में गए हैं, 13 बार गए हैं। और जयशंकर ने कहा है, जिस देश में मेजर इंडस्ट्री टेररिज्म है, ये जयशंकर साहब कहे हैं, जिस देश में आपका टेररिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उस देश में उस देश कैसे चलेगा, ये पहले बात है। और आप पाकिस्तान से बात करने चाहते हैं, पाकिस्तान से बात करने के पहले जयशंकर साहब ने कहा है, वी विल गो टू द पीपल। The people of India will decide whether India should speak with Pakistan or not. तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो लगातार जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान में बद से बदतर हो रही हैं, और जो जैसा हमने बताया कि भारत ने भी अपना स्टैंड साफ किया है और कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने नसीहत दी है, जिसमें जो है वो साफ तौर पर कहा है कि जिस देश में आतंकवाद एक इंडस्ट्री बन गई हो वहां कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर। रविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ NUS के रिसर्च फेलो अमित रंजन साहब भी हैं, और मारूफ रज़ा साहब हैं जो कि बहुत ही एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, पाकिस्तान के जो मामले हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से उनका विश्लेषण करते आए हैं। सबसे पहले रविंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पाकिस्तान में सैलरी, पेंशन, सिक्योरिटी, सबके बजट पर अब कैंची चलने वाली है। कैसे देख रहे हैं आप? और जो S जयशंकर ने एक स्टैंड लिया और साफ तौर बहुत क्लियर कहा है कि जो आतंकवाद है वो एक इंडस्ट्री के तौर पर जिस देश में फल फूल रहा हो वहां खुशहाली कैसे आ सकती है, और जो जिस उम्मीद की तरह पाकिस्तान और वहाँ की आवाम देख रही है उसमें कहीं ना कहीं हम देश के सेंटिमेंट को सबसे प्रायोरिटीज में रखेंगे, सबसे ऊपर उसकी प्राथमिकता होगी, उस हिसाब से आगे कदम बढ़ाएंगे। कैसे विश्लेषण करेंगे इन स्थितियों का? थैंक यू प्रशांत जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हालात है, रियली इस टनल के एंड में कोई लाइट भी नहीं है। अगर इस टनल के एंड में कुछ है तो एक क्रैश है, और क्रैश के बाद दोबारा बिगनिंग है पाकिस्तान की। मैं भी IMF वगैरह की इश्यूज पे आता हूं, बट मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं। पाकिस्तान इंस्टेंटली $2.6 बिलियन जनरेट कर सकता है कम से कम, अगर ये अपनी फौजी फाउंडेशन पर टैक्स लगाए। फौजी फाउंडेशन 26.5 बिलियन ऐसा कुछ सारा बिजनेस करती है और वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। उस पर टैक्स लगाए, 10% ही लगा लो मिनिमम, प्रेफरेंस दे दो थोड़ी सी। 10% मीन्स $2.6 बिलियन पाकिस्तान को
कैश आएगा इनकी ट्रेजरी में। अदरवाइज अभी आईएमएफ की जो डील है, आईएमएफ इनसे यही तो कह रहा है, जो चीजें बड़ी परेशानी वाली, अभी टैक्सेस बढ़ाए हैं, टैरिफ्स हटाए हैं, राइट। अब आज सिंगल डिश एट अ गवर्नमेंट इवेंट, इकोनॉमी क्लास, घर वापस करो, बड़े बड़े बंगले वापस करो इत्यादि, ये पूरी लिस्ट इशू करी है। इसके अलावा अभी फाइनल नहीं हुआ है आईएमएफ और क्या मांगेगा इनसे। परंतु पाकिस्तान आईएमएफ से एग्री भी कर ले और आईएमएफ मान जाए, चलो ठीक है, ओके, साइन किया, वो कागज बनेगा एक टर्म शीट का। उसके साथ पाकिस्तान को जाना पड़ेगा पेरिस क्लब के जो देश हैं जिन्होंने बायलैटरल पाकिस्तान को पैसा लेंड किया हुआ है, और खासकर पेरिस क्लब के अलावा भी चाइना, यूएई और सऊदी, इन तीनों ने जो बायलैटरल डेट दिया है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा कि कितना मॉरेटोरियम रहे, 10 साल का माफ किया। सब जब कॉमन पेज पे आएंगे तब पाकिस्तान वापस आके आईएमएफ को बोलेगा ये मैंने कर लिया, अब आप मुझे अपना पहला ट्रांच जो 1.1 का दो, और वो भी 1.1 आएगा, राइट। तो पाकिस्तान और आगे जाके एक महीने बाद क्या होगा फिर, पाकिस्तान का कोई इट्स हेडिंग टुवर्ड्स टोटल chaos जो इस समय दिख रहा है मेरे को। और पाकिस्तान ने बाय द वे अपनी सारी सरकारी प्रॉपर्टी एसेट्स बहुत सारे प्लेज कर रखे हैं लेंडर्स को, प्राइवेट लेंडर्स को। ये बात तो हो रही है जो सरकारी या बायलैटरल एजेंसीज की लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर की ब्लैक रॉक्स, इक्विटी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स जिन्होंने लोन्स दिए हैं प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने सारी की सारी इनके हाईवेज जो है टोल रोड्स वाले मॉर्गेज हो रखे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के पोर्शंस मॉर्गेज हो रखे हैं। बीच में 5 साल का जो डेटा है मेरे पास, 2013 से 17 तक कराची एयरपोर्ट को 5 बार प्लेज किया गया था और $5 बिलियन उसमें अगेंस्ट मिले थे। अभी इनकी पिछले साल जून में कैबिनेट मीटिंग हुई 22 में, जिसमें ये हो गया कि ओके, कराची पोर्ट के दोनों साइड्स को भी कोलैटरल प्लेज में दिया जा सकता है, इस्लामाबाद मेट्रो को दिया जा सकता है, पाकिस्तान टीवी की 61 बिल्डिंग्स है अक्रॉस द कंट्री, शायद प्रॉपर्टीज, उनको कोलैटरल में दे रखा है। तो पाकिस्तान क्या है इसके पास जो ये ऑफर करेगा टू एनी फर्दर लेंडर। सो पाकिस्तान को बहुत फ्रूगल जाना पड़ेगा रियलिटी में। कयास होगा हमारे लिए, वो खतरा है, डेफिनेटली बहुत बड़ा कयास होगा पाकिस्तान में। उसके ऊपर आतंक डाल दीजिए आप, तो यू कैन इमेजिन क्या हाल होंगे पाकिस्तान के। बिल्कुल, बहुत बहुत जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान में लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं, और उसके जो तमाम कारण हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, और इस पर बार बार भारत जो है वो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता रहा है। मारूफ रज़ा साहब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान में जो बेचैनी होती थी उस पर साफ तौर पर पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जो उन देशों के जिनके हित पाकिस्तान से जुड़े हुए थे या उसकी रणनीतिक जो भी सोच हुआ करती थी, वो उसके लिए पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। वहाँ से बड़ा इमीडिएट जो मदद की बात होती थी वो सामने आती थी। क्या दुनिया बदल चुकी है? क्या इस वक्त जो पूरी दुनिया में बेचैनी है उसने इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी हैं कि पाकिस्तान को बिना शर्त जो है वो मदद नहीं मिल रही है, जो मदद मिल भी रही है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज़्यादा मदद मिल रही है? ज़रा इस चीज़ को समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो लोग सन 1971 से पहले भारत में रहते थे, जिसमें मैं भी एक स्कूल बॉय था, हमने वो जमाना देखा था कि पाकिस्तान से कोई आते थे इंडिया में तो वो एक धौंस जताते थे हमारे ऊपर कि हमारे देश में तो सब कुछ है, आप लोग के पास कुछ नहीं है। अभी पाकिस्तान की जो हालत हुई है, इसमें सबसे बड़े दोषी हैं, जिसको शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर सके, इमरान साहब कुछ करने गए तो उनको हटा दिया गया। वो पाकिस्तान की सेना है और खास करके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सचदेव साहब ने बताया है कि जो मिला मुलू के आप देखिए जो डिफेंस एक्सपेंडिचर का बताया गया है, तो 26% और बाकी के और 26.5% लेके चलें तो आपको करीब 52-54% पाकिस्तान का जो एक्सपेंस है वो इन सब पे जाता है, चाहे सेना हो, बजट हो, सेना के फाउंडेशंस हो, ये सब देश को चूस खा रहे हैं। मेरे को खुद हुसैन हकानी साहब ने बताया, जो अब पाकिस्तान में पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया मुझे कि
पाकिस्तान का डिफेंस खर्चा जो है डिफेंस पे करीब 72% है। जब आप ऐलान किया गया है कि जमीन की अलोकेशन नहीं होगी, हर पिछला आर्मी चीफ बाजवा साहब से पहले रहील शरीफ थे, उनको तो 100 एकड़ प्राइम टाइम जमीन मिली थी, प्राइम जमीन लोकेशन पे मिली थी। हर एक आर्मी अफसर को हर 7 साल बाद एक लैंड पीस मिलता है जो शहरों के अंदर मिलता है, और जवान और एनसीओ को रूरल एरिया गांव के अंदर मिलता है। पाकिस्तान की जितनी फाउंडेशंस हैं, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और कई ऐसे हैं जो किताबों में लोगों ने, पाकिस्तानियों ने एक्सप्लेन करके बताया है, वो ना तो टैक्स पे करते हैं, और वहां के जितने एम्प्लॉइज हैं पाकिस्तान के, वो सब एक्स सर्विसमैन हैं। अब उनकी जो पावर जो कंपनीज हैं, जो पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे जो हैं एक्स सर्विसमैन हैं। अब कोई कंपनी पावर की कोई प्रोविंस के अंदर अगर प्रॉफिट भी दिखा रही है, उसको सैलरी वही मिलेगी जो दूसरी वाली लॉस पे जा रही है, बिकॉज सबका स्टैंडर्ड पाकिस्तान का एक सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है फौज और गवर्नमेंट सर्विसेज का जैसा होता है। इन सब के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब ये शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं इकोनॉमी में फ्लाइट करेंगे, एक डिश खाएंगे। अरे एक दिन के लिए एक डिश भी खा लिया तो क्या बड़ी बात कर ली, घर के अंदर तो उनके कबाब और कुरमा ही हो रहा है ना 24 घंटे। और ये पाकिस्तान के जो एलीट हैं, अब उनको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि खुद के लिए ही लगे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स के अलावा एक बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट है, ड्रग इंडस्ट्री है। अफगानिस्तान से ज्यादातर जो ड्रग आता है वो पाकिस्तान के एफपैक रीजन से, पेशावर क्वेटा से होते हुए बाहर दुनिया में जाता है। पाकिस्तान की जो आयशा सिद्दीका हैं, जिन्होंने किताब लिखा है पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर और लिखती रहती हैं आर्टिकल, उन्होंने 2-3 साल पहले लिखा था कि पाकिस्तान की सेना ये ड्रग बिजनेस से करीब 19 से 20 बिलियन डॉलर कमाती है। पाकिस्तान की आदत हो गई है एक किस्म से अपने लोकेशन के बारे में, अपने जो उनका जो पोजीशन है दुनिया के मैप के ऊपर, उसके ऊपर एक रेंट कमाने के लिए। रेंट क्या होता है? सबसे बड़े उनको बिगाड़ने वाले तो अमेरिका के लोग हैं। आज अमेरिका आईएमएफ को बोल रहा है कि इनको थोड़ा सुधारने के लिए थोड़ी एडवाइस दो। इतने साल तक अमेरिका जो उनके अंदर पैसे दहा रहा था, 33 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान, अमेरिका अपने एडमिशन से पाकिस्तान में दे चुका है 9/11 के बाद। और अगर 1950 से आप लेके चले तो पाकिस्तान के अंदर करीब 100 बिलियन डॉलर अमेरिका ने डाला है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कहते फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान को हर साल अपना कारोबार चलाने के लिए कम से कम 30 बिलियन डॉलर की जरूरत है। तो ये 1-1.5-2 बिलियन डॉलर से ये क्या करेंगे? महीने भर का खर्चा भी नहीं निकलेगा इनसे। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इनकी जो ये कहते हैं, जो इनके डिफेंडर्स ऑफ द कंट्री है, डिफेंसिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिशियंस, इन लोगों को अब कदम निकालना पड़ेगा कि साहब हम वाकई इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देश के लिए करना भारत के खिलाफ नारे निकालना नहीं होता है। देश के लिए करना आपको अपनी, लेकिन वो बात केवल बयानों में नहीं होनी चाहिए, वो कन्विक्शन, वो प्रतिबद्धता दिखनी भी चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम में, उसका कुछ रिजल्ट भी नजर आना चाहिए। अमित रंजन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सी खबरें हैं, खुद पाकिस्तान की जानिब से भी जो वहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत वोकल हो रहे हैं, और हम सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, हर जगह देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किल जो है वो वहाँ के सिस्टम ने ही खराब की है। वहाँ के जजेस हों, वहाँ की मिनिस्ट्री हो, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान में जो खर्चों की कटौती की बात बहुत अरसे से की जा रही थी, लेकिन ये खर्चे कम नहीं हो रहे थे। दूसरा, आईएमएफ से जो डील है उसका प्रेशर वहाँ की आवाम पर एक तरह का दबाव बनाता जा रहा है, और पाकिस्तान वो तुरंत वाला इलाज ज्यादा देख रहा है। कैसे विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मैं कोई आज तक मैंने कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, और मैं कन्वेंशनल वे में जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं या फिर जो बुक्स होते हैं, स्पेशली मैं बुक्स पे अधिक डिपेंड करता हूँ। न्यूज़पेपर तो आजकल उतना डिपेंडेबल भी नहीं रहा। खैर, वो एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखिए, पाकिस्तान जो आपने करप्शन की बात की, करप्शन एक आप एशियन या साउथ एशियन फिनोमेना, हर कंट्री में करप्शन है, लेवल अलग अलग है। हाँ, पाकिस्तान का जो लेवल है करप्शन का वो काफ़ी अधिक वहाँ पे है। दूसरे कंट्रीज में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अधिक है। एक तो उनकी जो प्रॉब्लम है
जैसे आपने बताया और हम लोगों ने भी बताया कि एक जो पावर एलीट है, स्पेशली पॉलिटिकल एलीट या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप या फिर जो आर्मी चीफ या आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, तो इनका एक अलग ही रुतबा है जो टैक्स ना देने का, या फिर इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं टैक्स नहीं पे करते हैं, और बहुत ही जो रूरल एलीट हैं वो भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चर पे टैक्स है नहीं, तो काफी जमीनों पे टैक्स नहीं देते। तो एक टैक्स जो नेट है वो बहुत कम है, काफी कम है। तो अभी जैसे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को टेररिस्ट और टेररिज्म से भी लड़ना है। तो अभी आज मैं डॉन पढ़ रहा था, तो उसमें ये कि बिलावल भुट्टो अफगानिस्तान गए हैं, वहां पे वो बात कर रहे हैं कि शायद TTP पे कुछ अंकुश लगाए। वहां का डिफेंस मिनिस्टर, तालिबान और डिफेंस मिनिस्टर से बात हो रही है, तो अगर कर दे तो कुछ कम से कम एक जो रास्ता है उस पर कम से कम पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन रिफॉर्म की बात हो रही है। देखिए, आप IMF से लोन लेंगे, ठीक है, IMF आपको दे भी देगा, जो आपके जो लेंडर्स है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो लोन आप पहली बात चुकाएंगे कहाँ से, दूसरी बात कि आपको वो लोन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास एक प्लान तो होना चाहिए। जैसे आज प्रेसिडेंट ने कुछ फाइनेंस बिल पास किए हैं जिसमें IMF के जो शर्तें हैं उनको भी एक्सेप्ट किए हैं। तो कुछ लोगों का ये भी है कि जो IMF की जो शर्तें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अधिक से अधिक टैक्स का नेटवर्क बढ़ाएं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत से गरीब लोग भी टैक्स के दायरे में आ जा रहे हैं। तो भाई उनके पास तो है नहीं, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो जो रिफॉर्म है, जो नेसेसरी है, जो ग्राउंड लेवल पे है, वो रिफॉर्म आप कब लागू करेंगे। और इस समय क्या है कि इस समय जो मैंने पावर एलीट की बात की, अभी देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी तो जो रूलिंग पॉलिटिकल ग्रुप है वो तो चलो अपना कर रहा है, साथ में जो अपोजिशन है वो अलग ही अपने इमरान खान की पार्टी PTI लगी हुई है, वो जेल भरने की हर दिन कुछ नया अपना कर रहे हैं। तो एक जो होता है ना पॉलिटिकल एलीट में कंसेंसस होना चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए कि चलो हम एक रिफॉर्म करेंगे, हमारी सिचुएशन खराब है, तो इस समय हम ये मूवमेंट ना करें, ऐसे ना करें, हम एक मिलके एक मतलब जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको हम एक नेशनल प्रॉब्लम की तरह लेके उसको फेस करें। वो कंसेंसस कहीं बनता दिख नहीं रहा है, स्पेशली द पॉलिटिकल ग्रुप के भीतर। अब इमरान खान की पार्टी का जो मैंने एग्जांपल दिया उसका, उसके बाद जो जजेस हैं या ब्यूरोक्रेसी है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, या फिर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, तो ये एक इनका एक लिमिटेशंस है, इनके एक लिमिटेशंस है। मतलब आप ये देखिए कि कोई बहुत बड़े घराने नहीं है वहाँ पे, जो बिजनेस क्लास है बहुत बड़ा, जैसे या फिर चाइना में या इंडिया में या फिर सिंगापुर में या फिर अलग जगह जो तो उनके पास भी उतने पैसे या उतने कैपिटल नहीं है कि वो उनके इन्वेस्टमेंट से कुछ सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो आप उसमें क्या है कि आपको स्टेट के ऊपर अधिक डिपेंड करना पड़ेगा। अब स्टेट के पास ही पैसा नहीं है, वो दूसरे ऊपर डिपेंड करे, तो फिर वो कैसे आपको एक्सपेंड करके ये आने वाले टाइम में ये देखना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करती है बिल्कुल। और सिचुएशन कैसे हैंडल करती है और पॉलिटिकल एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करती है। और कितनी, क्योंकि जुलाई में उनके इलेक्शंस नहीं होने, बिल्कुल 23 इलेक्शंस नहीं होने, तो कैसे नेशनल कंसेंसस बनाती है, वो जरूरी है। बहुत बहुत अहम बात आपने कही। और ये एक पेज पे जो है पाकिस्तान के जो भी नीति नियंता हैं या जो भी अपने आप को स्टेक होल्डर कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हित का, उन सभी को एक पेज पे लाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। और इस वक्त में जब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, उसमें भी बहुत सारे बयान हो रहे हैं। रविंदर सर, ज़रा एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो इन सब के बीच में बार बार चीन से मदद, चीन की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है पाकिस्तान, और ज़रा इस रिश्ते को समझाने की कोशिश कीजिए। क्या ये वक्त के साथ कुछ
थोड़ा और क्रिटिकल हो गए हैं, थोड़े बदले हैं, क्योंकि जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि अब वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक तरह का डिस्गाइज पैदा किया जा रहा है, चीन की मदद नहीं है बल्कि चीन तो अपना ही फ़ायदा यहाँ देख रहा है। जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और हमने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके बारे में भी तरह तरह की थियरीज सुन रखी हैं। तो ज़रा इसको बताएं, क्या ये रिश्ता अब खटास भरे दौर में? मैं इस पे आता हूं, पर 2-3 बुलेट पॉइंट जो भी बात चल रही थी, मारूफ जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था डिफेंस बजट का। पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्टली क्या करा हुआ है, अपने डिफेंस बजट में अपनी मिलिट्री पेंशंस को इंक्लूड नहीं करा हुआ है। मिलिट्री पेंशंस उन्होंने सिविल बजट में डाली हुई है। IMF इन्हें बोल रहा है आप वो मिलिट्री पेंशंस को भी अपने डिफेंस बजट में लाओ ओवरऑल और उसको कम करो। तो ये कंडीशंस आ रही हैं। एंड डेफिनेटली यस, पाकिस्तान अपनी लोकेशन के बूते पर पिछले 80, 90, 70 साल जो भी है इसने उसको रेंट सीक किया है। एंड लास्टली आई विल से दैट IMF चाहे जो भी देगा और वो कुछ नहीं होगा, परंतु ये भी याद रखिए जो IMF की प्रिस्क्रिप्शंस है ना, एज अ डॉक्टर, ये प्रूवन फॉर्मूला नहीं है कि IMF जो कहता है उन पॉलिसी पे देश चले तो देश बाहर आ जाएगा। IMF की बड़े फेलियर्स हुए हैं, बट बेस्ट सिनेरियो होप यही होती है कुछ हो जाएगा। नाउ टू योर क्वेश्चन अबाउट चाइना, मेरे विचार से देखिए पाकिस्तान एक तरह से हेडेड है टू बी इफ नॉट प्रोविंस बट अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। चाइना ने स्पेशली जो ये अपना कॉरिडोर बनाया है और गवदार पोर्ट बनाया है, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान से बनाया, तो चाइना उसके ऊपर अपनी पोजीशन तो कभी छोड़ने नहीं वाला। अब राइट, अब उसके लिए चाइना को पाकिस्तान को कुछ समय मदद करनी है या कुछ देखना है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर ना हो, उसके अपने एसेट्स को डैमेज ना हो, वो बात अलग है। बट चाइना भी अब, और चाइना समझ चुका है कि पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान उसके जो एग्जिस्टिंग लोन्स है उनके चक्कर में फंसा हुआ है ऑलरेडी, और आगे जो पाकिस्तान को अगर कुछ होप है, जो नाम आ रहे हैं 2-4, सऊदी और यूएई अब पीछे हट रहे हैं। सऊदी और यूएई अब ये कह रहे हैं हम आप में इन्वेस्ट करेंगे बट आप हमें स्टॉक बेचो। ये जो कराची सी पोर्ट को कैबिनेट ने अप्रूव कराया कि इसको प्राइवेटाइज करा जा सकता है, वो दुबई पोर्ट कह रहा है द अरब एमिरेट्स कि ठीक है उस सी पोर्ट का हम 40 या 60% खरीदेंगे। तो ये अरब कंट्रीज अब स्मार्टन अप हो गई हैं, केवल इमोशन पे पैसे नहीं दे रही हैं, वो भी अपना अब एसेट लेंगी पाकिस्तान से। सिमिलरली यहां जो चाइना कर रहा है, राइट, चाइना अब कुछ तो अपने पैसे वापस भी मांग रहा है। चाइना क्या मांग रहा है, जो चाइनीज कंपनीज हैं, भाई हर कंपनी देखा जाए टेक्निकली उसको अपना बिजनेस करना है। अब वो बात अलग है, उनकी टर्म्स अब माने थे, अब वो मांग रही है, आप दे नहीं पा रहे पाकिस्तान, तो वो कंपनीज अपनी सरकार को कंप्लेन कर रही है, मान लीजिए चाइनीज सरकार को, और चाइनीज सरकार पाकिस्तान सरकार पे स्क्रू टाइट कर रही है। जैसे बीच में अभी इनका चल रहा था, इनके अबाउट 1.1, ये IMF डील उसलिए भी रुकी हुई थी, अबाउट $1.1 बिलियन पाकिस्तान को पे करना है टू द चाइनीज पावर प्रोड्यूसर, एक कंपनी को शायद, राइट। अब IMF कहता है आपने जो रेट उसे तय करा हुआ है वो ज्यादा हाई है, उस रेट को रीनेगोशिएट करो, और चाइनीज कंपनी वो मान नहीं रही रीनेगोशिएट करने को, बोल नहीं आप तो मेरे को पूरा 1.1 दो। तो दैट इज ऑल्सो वन कंडीशन जो IMF ने डाली थी, और IMF दुखी था पाकिस्तान से कि तुम चाइना से अपने रेट क्यों नहीं रिवाइज करवा रहे हो। पाकिस्तान करवा नहीं पा रहा है, पर चाइना चाहे थोड़ा कर देगा। पॉइंट इज कि चाइना अब आई थिंक बहुत ही क्लियर हेडेड वे से चल रहा है पाकिस्तान के साथ। देयर इज नो फ्री लंच ऑफ कोर्स, ओके। तो और उसने ऑलरेडी अपना स्केलेटन तो बिछा लिया है ना, अब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्केलेटन उसका बिछ गया है, गोदार पोर्ट पे उसका हो गया है, उसको एडवांटेज है अपने शिनजियांग वेस्टर्न प्रोविंसेस जहां उसकी लेबर कॉस्ट लो है चाइना की, वहां से माल मैन्युफैक्चर करके छोटे रास्ते से गोदार पहुंचा के अफ्रीका और यूरोप एक्सपोर्ट करे, उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तेल उसे लेना है इंस्टेड ऑफ मलाक्का स्ट्रेट्स एंड ऑल, आएगा तो आएगा, बट गोदार पोर्ट तक आया, गोदार पोर्ट से इस कॉरिडोर के थ्रू वेस्टर्न चाइना में आए। तो चाइना के लिए सीपेक कॉरिडोर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अभी चाहे हम शायद कहीं कि इमीडिएट टर्म में चाइना को क्या फायदा हो रहा है सीपेक कॉरिडोर का, बट ये एक लॉन्ग परपेचुअल पाइपलाइन बना रहा है चाइना अपने लिए, तो उसके लिए चाइना इन्वेस्ट करता भी रहेगा।
बिल्कुल अहम बात आपने कही। और चाइना के जो हित हैं वो शुरू से जाहिर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से वक्त वक्त पाकिस्तान अपनी तरह से परिभाषित करता रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मारूफ सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आपने इमरान खान का भी जिक्र किया, लेकिन मैं कुछ खबरों से गुजर रहा था और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब एक जो गुस्सा है या जो वोकल होने की बात है, चाहे वहाँ की मीडिया हो, वहाँ के एक्सपर्ट्स हो, वहाँ की आम आवाम हो, वो काफ़ी वोकल हो गई है। और इमरान के कार्यकाल में भी हमने देखा कि वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने तो सीधा ललकारा था और महंगाई के दौर को झेलते हुए उन्होंने सीधा कहा था कि साहब उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। और अब जो स्थितियां हैं वो उससे और ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी हैं। ऐसे में है ये जो आंतरिक एक एक्सप्लोजन नजर आ रहा है, एक गुस्सा नजर आ रहा है, ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और आसपास के देशों के लिए भी खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं, जो सरकारी तरीके से फ्री लंच खाते आए हैं, अब उनको बुरा लग रहा है कि उनकी कमर को, बेल्ट को टाइट करना पड़ रहा है। और जैसे सचदेव साहब ने बताया था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप हैं, जिनको उनकी सेना ने बना के रखा था कि हम सस्ते में भारत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, इनको भेजेंगे और इनको शहादत की लालच देंगे और इनकी जब ये मर जाएंगे तो इनके गांव में इनका एक फोटो लटका देंगे टाउन हॉल के अंदर और इनके माँ बाप को 2-4 लाख रुपए दे देंगे कि शहादत मिल गई है। और इसलिए पाकिस्तान की सेना खा खा के मोटी हो रही है, लेकिन लड़ने को उनको उनकी हिम्मत है नहीं और लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता है कि भारत के साथ इतिहास में तो उन्होंने कोई लड़ाई जीती नहीं है, चाहे वो ऐलान करते रहे कि 65 की लड़ाई उन्होंने जीती थी। तो ये सब हालात देखते हुए अभी जो आतंकवादी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप या तो हमको हमारे पैसे दो, जो हमारे को रेगुलर अलाउंस दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो कई साल पहले मुझे याद है एक न्यूज रिपोर्ट आई थी जिसपे मैंने बात भी की थी, चर्चा की थी टीवी चैनल पे, कि उनके पंजाब स्टेट के बजट के अंदर ये मदरसे जो हैं मुरीद के वगैरह में, जहां पे लश्कर तोयबा के जितने जो आतंकवादी कीड़ों की तरह पैदा होते हैं, उनको भी फंडिंग मिलती थी पंजाब गवर्नमेंट से, और जिसके मुख्यमंत्री शरीफ साहब ही थे। तो वो उनका भी हाथ इस लाल खून के अंदर डूबा हुआ है, चाहे वो सूट अंग्रेजी पहन के घूमे, वो बात अलग है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीन का, जितना गहराई में अच्छे से साहब ने समझाया था और जिक्र किया था, देखिए ये है कि चीन ने श्रीलंका को तो डुबा ही दिया, और जब वो डूब रहा था, भारत गया $3.9 बिलियन के आसपास लेके श्रीलंका को बेल आउट किया। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, लेकिन पहला चक्कर मारने गए चीन में, क्योंकि उन सबनों ने जो है चीन के साथ बड़े गहराई में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। अभी आप अफ्रीका में 2 देश देखिए जहां चीन ने भी लोन देके उनको डुबा दिया, एक जाम्बिया है और एक सूरीनाम है। अमेरिका ने भी कहा है कि इनके साथ थोड़ी तो रहम बरतो, लेकिन चीन किसी को पैसे देने में उसकी स्ट्रेटेजी अलग थी, लेकिन पैसे लेने की उसकी स्ट्रेटेजी जो हो रही है, वो या तो हमें पैसे पे करो या आप जमीन हमको थमाओ। जैसे श्रीलंका का एक पोर्ट ले लिया, पाकिस्तान के भी कुछ पोर्ट और शहर ले लेंगे, एक किस्म से तो वो देश के बड़े बड़ी जितनी जो प्रोजेक्ट्स हैं सब गिरवी लगा रखे हैं। तो पाकिस्तान को अभी कोई रास्ता नहीं है, अपनी रियल एस्टेट बेचना पड़ेगा। पैसा जो आएगा, एक नया सरकार को एक नया तरीका लगाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने आसिफ साहब को अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था, उसको भी धकेल के निकाल दिया इनके हार्डलाइनर्स ने, क्योंकि कहते हैं वो अहमदिया थे। तो कोई भी इनके देश का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना चाहता है, कि उनको पता है कि कुछ भी कर लो इन लोग तो मेरी बुराई ही करेंगे। मोइन कुरैशी साहब आए थे वर्ल्ड बैंक से, वो भी 3-4 महीने के हाथ धो के निकल गए वहां से, क्योंकि जब तक आप इनका पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज करोगे इस देश का, और जब तक आप इनको ये नहीं बताओगे कि हम आपकी मदद के लिए हैं, और भारत एक काम जरूर कर सकता है कि भारत इतना तो ऐलान करके दे और इनके फौज का डंका फट जाएगा इससे, कि हमारी कोई नीति नहीं है कि पहले हम आपको हमला करेंगे और हम आप पर कब्जा करेंगे। इस चीज के ऊपर पाकिस्तान करीब 25 से 30 साल से टिका हुआ है, तभी कोई सीबीएम वगैरह वर्क नहीं करते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम कहते हैं नो वॉर पैक्ट चाहिए,
पाकिस्तान कहते हैं हमको नॉन एग्रेशन पैक्ट चाहिए। उनकी सेना ने जितना खाना पीना मचा रखा है उसके देश का, ये कह के कि भारत हम पे हमला करेगा और हम देश को बचाएंगे, तो इसलिए आप सब अपने फैमिली के जौहरात और जितने सोना वगैरह है आप हम पे लगाइए, क्योंकि हम पाकिस्तान को पाइंदाबाद रखेंगे। वाकई अरे यार, हम उनको कब्जा ही नहीं करना चाहते कि हम डूबती नैया को खरीद के क्या करेंगे। तो बहुत इसलिए अहम अगर बात। हम ऐलान कर दें तो कम से कम उनका तो ढोंग तो भट जाएगा। बिल्कुल। जैसे मोदी साहब ने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, तो उनका जो पूरा ये न्यूक्लियर आर्ग्यूमेंट था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम पे कोई आ नहीं सकता, हम जाके उनके नाक के नीचे से उन पे हमला करके आ गए और फिर उन्होंने F-16 अगले दिन सुबह भगाए, दिखाने के लिए कि साहब हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। नहीं तो F-16 क्यों उड़ाए थे हमारे LOC की तरफ? उनको ख्वाब में आया था कि बालाकोट में हमला हो रहा है। वाकई तो इसलिए ये सब चीजें जो है पाकिस्तान के फौज और उनकी सेना का, आपको उनका बलून बर्स्ट करना पड़ेगा, जैसे अमेरिका ने चाइना का भी बलून बर्स्ट किया है। बिल्कुल। जब करोगे तो असलियत नजर आएगी और फिर रास्ता नया बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मारूफ रजा साहब। इसके साथ ही अमित रंजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रविंदर सचदेव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार विश्लेषण, और कोशिश यही थी कि हम थोड़ा विस्तार से समझें कि आखिर पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वो किस ओर जा रही हैं। और एक बात जो बहुत स्पष्ट नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। जो विकल्प है वो बहुत बड़ी राहत उसे दे पाएंगे, ये बहुत आसान नहीं नजर आता। जिन मदद के भरोसे वो बैठा हुआ है, उस मदद के साथ भी जो है वो बहुत से ऐसे हित जुड़े हुए हैं जिससे पाकिस्तान का ही नुकसान है। और भारत की ओर जो उम्मीद की ओर उसकी नजरें बार बार होती हैं और एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश होती है, उसमें एक बात साफ तौर पर उसे समझना होगा कि उसे अपना पूरा स्ट्रक्चर बदलना होगा। उसे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों को पनपने से रोकने में करना होगा। और इन सब के बावजूद एक लंबी यात्रा है अभी पाकिस्तान की कि वो थोड़े से यहां से जो उसके हालात है उससे थोड़े बेहतर वहां पर हालात हो पाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मुहर की। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के संशोधित डी मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कोर एंड नॉन कोर असेट्स के डिमर्जर के लिए जो रिवाइज्ड डिमर्जर प्लान था उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि विनिवेश की प्रक्रिया के रास्ते में जो अड़चनें थीं अब वो दूर हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ओरिजिनल डिमर्जर प्लान था उस पर कंपनी को कुछ ऐतराज़ था, लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सारे स्टेक होल्डर से उनकी फिर से राय मंगाई थी और पिछले महीने जो हियरिंग की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी। और अब हमें सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है रिवाइज डिमर्जर प्लान पर वो दे दी गई है। जानकारी के हिसाब से रिवाइज प्लान के हिसाब से कंपनी के नॉन कोर एसेट्स को जो फॉर्म हैंडल करेगी उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में दीपम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए UI इनवाइट किए थे, लेकिन डिमर्जर प्लान पेंडिंग होने की वजह से इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका था। लेकिन अब जो रिवाइज्ड प्लान है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी फाइनल मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि SCI के विनिवेश के रास्ते में जो अड़चनें थी दूर हो गई हैं और अब दीपम इस पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि किसी भी सूरत में इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो वित्त वर्ष 2024 में ही पूरी हो पाएगी। बढ़ते आगे, घरेलू नेचुरल गैस प्राइसिंग पर किरीट पारेख कमेटी की रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पूरा हो गया है। खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग के लिए किरीट पारेख कमेटी ने जो सिफारिशें सौंपी थी, जिस पर कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया था और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया अभी चल रही थी, वो लगभग पूरी कर ली गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सभी मंत्रालयों की तरफ से इस रिपोर्ट पर जो कमेंट्स हैं वो आ गए हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अभी अपने कमेंट्स नहीं सौंपे हैं।
हालांकि नियम के हिसाब से ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर जब आईएमसी की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो 15 दिन के अंदर सभी मंत्रालयों को अपने कमेंट्स सौंपने होते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 15 दिन के बाद भी अपने कमेंट्स जो हैं नहीं सौंपे हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब किरीट पारिख कमेटी की जो सिफारिशें थी उसके हिसाब से अब फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार कर रही है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी मंत्रालय ने मेजर सजेशंस जो हैं इन रिपोर्ट्स पर नहीं दिए हैं, कोई बदलाव की सिफारिश जो है वो नहीं की है। लिहाजा फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इस महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत में यानी कि पहले हफ्ते में इसे पीएमओ को और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में जो नई प्राइसिंग रिजीम जो कि किरीट पारिख कमेटी ने सुझाए हैं उसको लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत होगी और 31 मार्च से पहले कैबिनेट मंजूरी जो है वो लेना होगा, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी है उसके हिसाब से 6 महीने में कीमतें निर्धारित होती हैं डोमेस्टिक नेचुरल गैस की, और जो करेंट साइकिल है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। लिहाजा उसके पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। जैसे कि आपको पता है कि किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो फ्लोर प्राइस है $4 और जो सीलिंग प्राइस है $6.5 जो है वो सुझाए गए हैं। साथ ही साथ जो प्राइसिंग फार्मूला है उसको क्रूड प्राइस के 10% से लिंक करने की सिफारिश भी कमेटी ने की है। बढ़ते आगे, बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ खर्च करेगी। ग्रीन ग्रोथ वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सोलर बायोगैस की संभावना किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में यह भारत के लीड लेने का वक्त है। भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। बढ़ते आगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान करने को लेकर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। सरकार एक ही आवेदन के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। फायदे बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जीएसटी के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को एक ही एप्लीकेशन के आधार पर देश में कहीं भी किसी भी राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं, उनको जीएसटी नंबर मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर दरअसल वित्त मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री ने ये प्रस्ताव सौंपा है और इसकी मांग की है ताकि अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर के लिए उन्हें अलग अलग एप्लीकेशन देने की ज़रूरत न पड़े। जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से राज्यों के साथ इस मसले पर चर्चा की जा रही है। जीएसटी काउंसिल में ये इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय जाएगा, जिसमें ये ऑप्शन जो है इंडस्ट्री को दी जाएगी कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन उनको देने की ज़रूरत है और उसी आधार पे वो किसी भी राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीएसटी नंबर ले सकते हैं। इससे एक तरफ जहां रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो कम करने में मदद मिलेगी, जो छोटे कारोबारी हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये फैसला जीएसटी रिजीम के तहत काफ़ी अहम साबित हो सकता है।
और वहीं इस साल नौकरी पेशा लोगों की फिर बल्ले बल्ले होने वाली है। एऑन जो कि एक एचआर कंसल्टेंसी फर्म है, उसके सर्वे के मुताबिक इस साल भी सैलरी में 10% से ज्यादा की ग्रोथ की उम्मीद है। रिपोर्ट की पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर। अप्रेजल सीजन ऑन है और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि अप्रेजल होगा कैसा और 2023 में अप्रेजल्स कैसे रहेंगे, स्पेशली जब इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं ग्लोबली। तो थोड़ा सा रे ऑफ होप मिला है एऑन की सैलरी स्टडी से, जो कहता है कि इस साल के जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो अराउंड 10.3% होंगे। ये ओवरऑल सेक्टर्स के लिए, सब सेक्टर्स के लिए एक कॉमन फिगर है। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। लास्ट ईयर जो इंक्रीमेंट्स थे वो ओवरऑल 10.6% तक हुए थे ओवरऑल सभी सेक्टर्स में, पर इस साल थोड़ा सा डिप हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि ये अभी भी डबल डिजिट को मेंटेन किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स में इंक्रीमेंट्स होंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये जो है ये नॉलेज इकोनॉमी के अराउंड जितने भी सेक्टर्स सेंटर्ड है उनमें होंगे। जैसे आपका टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइक होगा 12.9% का। उसके बाद ई कॉमर्स जो है 12.2% का हाइक, उसमें भी देखा जाएगा। ये प्रेडिक्शंस किए हैं एऑन की ये सैलरी स्टडी ने, डिस्पाइट ग्लूम एंड डूम। उसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी है, जैसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं या टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विसेज हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट्स जो होंगे वो 10.7% की रेंज पे होंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ज़्यादा पीछे नहीं है और काफ़ी कम रेंज में जो होंगे वो होंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बट एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा वो ये आ रहा है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबली इतनी अच्छी नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जो हैं बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये 10.3% की रेंज में डबल डिजिट ग्रोथ कैसे होगा इंक्रीमेंट्स का? वेल, एऑन बोलता है कि इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट निकल के आ रहा है ओवरऑल ग्लोबली आप देखें। और G20 में भी अगर आप जीडीपी को देखें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा G20 नेशंस के ग्रुप में। और डोमेस्टिक कंजम्पशन तो उसकी स्टोरी अच्छी चल रही है और लेबर मार्केट कंडीशंस जो हैं वो भी अच्छी हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है अट्रिशन का क्वेश्चन कि किस परसेंटेज से लोग छोड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। और ये बहुत टेंशन वाली बात है, बिकॉज 21.4% का जो होगा वो इस साल का अट्रिशन रेट है जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है एऑन ने, विज़-वी 21% जो था 2022 में। तो अब एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है और रिसेशनरी रिस्क्स चल रहे हैं ओवरऑल, तो लोग क्यों छोड़ना चाहते हैं जॉब्स? उसके लिए भी एऑन के पास कुछ पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क कल्चर है उसमें काफ़ी चेंज आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्रीलांस जॉब्स लेना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो एक कल्चर बना है इंडिया में, उसके लिए भी, उससे भी बेनिफिट करना चाहते हैं। बट आगे जैसे हम जा रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अट्रिशन जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनकी ग्रोथ रोकने के लिए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा इस समय वो ऑर्गेनाइजेशंस को होगा अट्रिशन कंट्रोल करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना छोड़ें। उसके लिए सिर्फ ईयरली इंक्रीमेंट्स सफिशिएंट नहीं होंगे, उसके लिए दे हैव टू मतलब उनको एक ऑफ साइकिल इंक्रीमेंट्स, ऑफ साइकिल एंगेजमेंट्स आई बेग योर पार्डन वो करने होंगे, कुछ रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज लेनी होंगी और ओवरऑल जो ऑफिस का माहौल है, वर्क कल्चर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज लगातार 5वें कारोबारी दिन गिरावट नजर आई। मंथली एक्सपायरी के दिन भी आज निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 43 अंकों से ज्यादा गिरकर 17,500 के आसपास बंद हुआ। हालांकि आज निफ्टी बैंक का रुख पॉजिटिव था और उसकी 5 दिन की कमजोरी पर ब्रेक लग गया। और अब रुक करते हैं राजनीति की उस खबर का जिसने पूरा दिन एक तरह से उस पर बखेड़ा बना रहा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से मिली उनकी जमानत की। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत का निर्देश मिलने के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा पर पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कई राज्यों में केस दर्ज हैं और आज उन्हें रायपुर जाते हुए दिल्ली में असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेल मिलने के बाद पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि वो सच के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
इसकी खंडन हम करते हैं बड़े तीव्र तरीके से, क्योंकि ये कोई भी बात कहे, आज राजनीतिक नेता लोग जो विपक्ष के हैं वो कोई भी बात कहे, उसके ऊपर छोटी से छोटी बात के ऊपर आप FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लेते हो। FIR दर्ज करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेट तो हो, पहले ये तो पता चले कि क्या है वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, वो इन्वेस्टिगेट करो। ये सीधा सीधा अरेस्ट करना, इस तरीके से रोकना, इस तरीके से जाने ना दें, हवाई जहाज से उतारना, ये सब हम समझते हैं कि एक तानाशाही रुझान है, इसकी हम खंडन करते हैं। बिना FIR की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। अगर मैं बाजार की मैच्योरिटी के लेवल पर आपसे सवाल करना चाहूँ, क्योंकि आपने बाजार के इतने सारे फेसेस देखे हैं, आपने बड़े से बड़े क्राइसिस देखे हैं जो बाजार में आए, जहाँ पर एक वक्त लोगों को ये भी लगा कि शायद बाजार कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन बाजार में दमखम था और वो आगे बढ़ा। लेकिन अब की बार जो क्राइसिस को बाजार ने हजम किया है, मेरे ख्याल से वो क्या काबिले तारीफ है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल काबिले तारीफ है। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल में हुई है वो ये है कि हमारा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बना है इस पूरे बाजार का। 40 से 45 लाख करोड़ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक्त हिंदुस्तान की है, जो अपने आप में बाजारों को एक मजबूती प्रदान करती है।